ध्रुव ताल में जो भी है वो वहां तक पहुंचती है तो देखता है कि एक आदमी है जो 50 साल का और देहाती ढंग से धोती बांधे हुए, उसका सिर 3 जगह से फूटा हुआ है, खून की 3 धाराएं बह रही हैं और तीनों धाराएं एक दूसरे से मिलने के वो तैयार नहीं है, और वो भीख मांगने वाले अंदाज में कहता है कि छोटुआ ने आज सिर फोड़ दिया मेरा। तो एक बेटा और बाप का सिर फोड़ रहा है, उसका ये प्रहसन है। जो ऐसे कई जगहों पे शनिचर है एक पात्र जो है। शनिचर के बारे में श्रीलाल जी क्या कहते हैं? शनिचर के बारे में श्रीलाल जी ये कहते हैं कि शनिचर जो भांग घोट रहा है, कड़वा तेल चू रहा है उसके माथे से, और कड़वा तेल चूते हुए जो है उसके माथे से उसके अंडरवियर में स्थान विशेष पर कई जगहों पर छेद हैं। ये कहना बहुत मुश्किल है कि उसके चेहरे पे ज़्यादा छेद हैं या अंडरवियर में ज़्यादा छेद हैं। तो फिर मैं ये कहूँगा कि ये एक तरह से कपिल शर्मा के स्तर के, मुझे ये कहता हूँ कि बस इंसल्ट कॉमेडी जो कहते हैं हम, जो ठीक है ये सही बात है कि जो है आपको कई अंग्रेजी के भी बड़े लेखकों ने, और आपका मैं अगर नाम लूँ तो मार्क ट्वेन ने ये कहा था कि हंसी जो है स्वर्ग में नहीं होती, क्योंकि हंसी का वो उद्गम दुख में ही होता है। लेकिन यहाँ पर दिक्कत ये है कि पीड़ा में हो आनंद हो, जिसे वो आए मेरी मधुशाला, लेकिन पर पीड़ा का आनंद है ये पूरा का पूरा राग दरबार है। तो अब स्त्री पात्रों पर हम आते हैं तो आप ये देखिए कि श्रीलाल जी के पूरे जो है लेखन में स्त्रियां कहीं भी जो है सशक्त पात्र नहीं हैं। ठीक है, जाति का विमर्श उनके लेखन में कहीं भी नहीं है। चलो मैं ये मान लेता हूँ मैं कि वो नेहरूवादी जो विचारधारा थी वहाँ की, उसमें ऐसा था कि वर्गीय चेतना से सब कुछ देखते थे वो, तो जातियों का संदर्भ वहाँ से गायब है, जबकि वो मजदूर खेतिहर हैं बहुत जो है, तो वो एक जातीय पहचान भी है उनकी, जहाँ लंगड़ पे वो संकेत करते हैं कि वो किसी दलित जाति का है, लेकिन वो कोई ज़्यादा कोई बात तो उसमें नहीं होती उसके बारे में। स्त्रियों पर जो है मेरा थोड़ा सा श्रीलाल जी का मैं एक उनकी भाषा शैली, उनकी खिलंदरपना, उनकी जादूगरी का बड़ा फैन होते हुए भी मैं ये कह सकता हूँ कि स्त्रियों के बारे में जो कुछ भी वो लिखा है उन्होंने, वो मुझे कतई स्वीकार्य नहीं है, और मैं कोई भी तर्क नहीं ढूंढ सकता कि मैं उनका बचाव करूं। 3-4 मैं उदाहरण देता हूं। अब काफ़ी महिलाएं बैठी हैं यहाँ पे, आप देखिए, आप लोग विचार करें, और क्योंकि वो बड़े लेखक हैं तो मैं कोई ऐसी बात नहीं कहना चाहता जो शब्द इधर उसके उधर हो जाए, और कल को मुझे कोई फेसबुक पर ट्रैक करके लिखे कि ये राकेश का समझता क्या है अपने आप को, और इतने बड़े लेखक के बारे में ऐसी वो बातें करता है। तो देखिए अब श्रीलाल जी जो है, अब ये जो है अब गाँव का दृश्य है, और ये कह रहे हैं जो है श्रीलाल जी की ये गांव की ये महिलाएं पखाने की अपनी कार्रवाई को स्थगित करके उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर देने की मुद्रा में खड़ी हो गई। अब इसको आप हास्य मानेंगे, व्यंग मानेंगे, विद्रूप मानेंगे, आप क्या मानेंगे, आप तय करें। ठीक है, अब दूसरा आप जो देखिए, जो मैं वर्गीय चरित्र की बात कह रहा हूँ श्रीलाल जी की, अब होता ये है कि 2 स्तरों पर आप विरोध लगातार कर रहे हैं वर्गीय चरित्र का। वो कूट कर जो एक जो पाखंड है, वर्गीय पाखंड, वो आता है, लेकिन आप साथ साथ बरतते भी हैं। अब आप ये कह रहे हैं ये सब गांव के मेले में जा रही हैं, भारतीय नारीत्व इस समय फन-फनाकर अपने खोल से बाहर आ रहा है, मुंह पर न घूंघट है न लगाम थी, फेफड़े और गले और जबान को चीरती हुई आवाज में वो चीख रही है, और ऐसी चिचिहाट निकल रही है जिसे रेडियो विभाग के नौकर ग्राम में गीत कहते हैं। अब तालियां उस पर, अब सबको बहुत आनंद आया। अब जो है देखिए एक और उदाहरण मैं दे रहा हूँ। छोटे छोटे बाल कटाए, कमीज पैंट पहनकर गोल्फ के मैदान में घूमने वाली नारियों के बारे में हम भले ही लिंग संबंधी धोखा खा जाएं, पर प्राचीन नारी मूर्तियों को लेकर ऐसा संभव नहीं है। तो अब ठीक है, महानता अपनी जगह पर है, लेकिन और ये चीज़ें वो आगे की रचनाओं में भी श्रीलाल जी की आती हैं। जैसे मैं एक आखिरी पड़ा हुआ एक उपन्यास है उनका जो है, जो बेरोजगारी वगैरह पर केंद्रित है, 80 के दशक में लिखा गया। वहाँ पर वो कहते हैं कि मलखान सिंह और डाकू पान सिंह अब ये राइफल नहीं रखते, अब ये प्लम्बर और इलेक्ट्रिशियन का झोला लेकर कॉलोनियों में घूमते हैं। अब इस पर आप कैसे विचार करेंगे? कोई मध्यम वर्ग पाठक होगा उनका तो ये भी कह सकता है ये तो ठीक कहा, मेरे पास भी आया था और 200 रुपये झटक के लगे और 50 रुपये का भी काम नहीं दे रहा हूँ। लेकिन क्या हम इस तरह से किसी एक पूरे समुदाय को जो है हम इस तरह से हम जनरलाइज करना या उस तरह टिपिकल अंदाज में हम चीज़ों को देख सकते हैं या नहीं देख सकते हैं? लेकिन अब ये सारी बातें हो गई हैं, आलोचना की बुरी बातें हैं। अच्छी बात यह है जो विश्रामपुर की यात्रा में जब हम पहुंचते हैं आरामगंज से, आरामगंज कह रहा हूँ, शिवपालगंज से, तो फिर इन चीज़ों का समाधान मिलता है हमको। और ये श्रीलाल जी ने 75 साल की उम्र में आके जो है
इनका उत्तर दिया है, और जो बहुत बड़ी बात है। अब विश्रामपुर का संत जो है वो किताब अब क्या है आप देखिए, तो वो भी एक मोहभंगा उपन्यास है, जैसे मोहभंगा उपन्यास आपका ये राग दरबार है, वहाँ पर मोहभंग भूदान आंदोलन से, वहाँ पर नेहरूवादी जो समाजवादी व्यवस्था थी और सामाजिक व्यवस्था थी उससे थी। लेकिन एक तरफ भूदान है, दूसरी तरफ एक ठाकुर जयंती प्रसाद सिंह नाम के पात्र हैं जिनकी उम्र 80 साल हो गई और राजनेता हैं, और वो राज्यपाल हैं। राज्यपाल का उनका टेन्योर ख़त्म हो रहा है और वो सारे योग सूत्र भिड़ा रहे हैं कि कहीं मैं यूएन में जाके कुछ अगर किसी तरह से मैं भारत का रिप्रेजेंटेटिव बन जाऊँ या कहीं मुझे कुछ काम मिल जाए और हो जाऊँ। और उनको मोह माया खींच रही है, उनके जो अपने पुराने सफल असफल रिश्ते थे जो मतलब वो बहुत उनको याद आ रहे हैं। दूसरी तरफ उनको वो याद आ रहा है वो ग्राम जो उनके परिवार ने भूदान में उन लोगों ने दे दिया था, ग्रामदान कर दिया था। तो चालबाजी, आशा, कामना, वासना, तृष्णा, लोलुपता, कपट, ये 7 रथों को खींचती हुई ये कहानी है जो मतलब, और उसको जो है मतलब जितने ग्रे एरिया होते हैं, जो जितने शेड्स होते हैं किसी भी कहानी में, वो कहानी कहने के हिसाब से उतनी जटिल होती है और बड़ी होती है, और उसका बड़ा सफलतापूर्वक निर्वाह उन्होंने किया। और बहुत सारे प्रश्न जो मैंने अभी उठाए हैं उनके उत्तर उन्होंने जो है वहाँ पे विश्रामपुर का संत में दिया। अब थोड़ा सा आप बात करें, फिर मैं अगर कुछ समय होगा तो मैं बोलूँगा उस पर। जी, अब हम एकदम अंतिम सवाल की ओर बढ़ते हैं कि जैसे कि इसमें अंत में पलायन संगीत है, और इधर मैं आपके उपन्यास जो है राम भक्त रंगबाज को पैरेलल रखूं तो कहीं ना कहीं जैसे इसमें जो रंगनाथ है मंत्र की तरह उसके मन में ये आता है कि चलो भाग चलो, और एक अपनी अलग दुनिया बना लेते हैं, कठोर यथार्थ से भागो। तो आप भी व्यंग को अच्छी तरह बरतते हुए बहुत सावधानी पूर्वक जो एक दर्दनाक कहानी आशिक मियाँ की कहते हैं, और उसमें भी आरामगंज है और उनका बेटा जो है वो अंत में पलायन कर जाता है और एक ईसाई लड़की से विवाह कर लेता है। तो क्या हमारे इस हॉल में बहुत सारे बुद्धिजीवी वर्ग का ही प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, तो क्यों नहीं हम टकराना चाहते हैं आज? क्यों हम मतलब पीछे चले जाते हैं और सुविधा भोगी बनते जाते हैं? ये टकराने का साहस क्यों नहीं हम पैदा कर पा रहे हैं? मैं अपनी बात करूँगा यहाँ पर तो मैं सोशल मीडिया पे लिंच कर दिया जाऊँगा, तो उसकी मैं बात नहीं करूँगा। कि श्रीलाल जी के बारे में बात हो रही थी, उनके बारे में ही बात ज़्यादा हम करें तो ठीक है। तो मैं अभी ये जो बात कह रहा, आपने बहुत ही बड़ा सवाल पूछा है। और राग दरबारी देखिए, पहली बार मैंने 13 साल में पढ़ा और उसके बाद 18 साल में, और फिर पढ़ता गया, साल में एक बार मैं पढ़ लेता हूँ। मैं विश्रामपुर का संत मैंने अगर 3 बार या 4 बार मैंने पढ़ा होगा तो राग दरबारी 50 बार पढ़ा होगा। तो अब सवाल है कि जो मैं खुद उसको ज़्यादा बड़ी रचना बता रहा हूँ, तो वो मैंने राग दरबारी 50 बार क्यों पढ़ा, तो उसका जवाब है कि ये गजापना मेरे भीतर भैया। तो अब ऐसा है कि वो पलायन संगीत है जो ना श्रीलाल जी का, वो पाठक को उस गिल्ट से मुक्त करने का उपक्रम है, जहाँ वो ये बोलते हैं कि अरे कुछ नहीं होना है, मज़े करो, मतलब तुम क्यों मर रहे हो। रंगनाथ आप देखिए, रंगनाथ का उन्होंने एक पद तो रखा है वहाँ पर जो कि ये सूत्रधार है, लेकिन वहाँ पे जहाँ वो भावुक होता है तो श्रीलाल जी खुद आ जाते हैं वहाँ पे, और कथा सूत्र वो खुद संभाल लेते हैं वहाँ पे। तो इसलिए मतलब ये है कि कुछ भी नहीं बदलना। तो हर एक आदमी जो है, मतलब मैं तो उदाहरण देके आपको बता रहा हूँ कि मेरे क्लास टीचर बड़े फैन थे राग दरबारी के, और वाइस प्रिंसिपल उससे भी बड़े फैन थे। वाइस प्रिंसिपल ये मेरे क्लास टीचर अच्छे आदमी थे, वाइस प्रिंसिपल ज़्यादा अच्छे आदमी थे। और जब हमने स्कूल छोड़ा तो मालूम हुआ कि गबन जो एक हॉस्टल बन रहा था उसके गबन में वो चल गए जो मतलब। तो कहने का मतलब ये है कि इसकी जो लोकप्रियता का कारण ही ये है कि एक पाठक पे जो है कोई भी वो कहता है कि भैया लोड मत लो, तुम मज़े लो बस जो। तो हर आदमी मज़े लेता है। लेकिन विश्रामपुर में आके जो है मैं कह रहा हूँ, जैसे स्त्री पात्रों के बारे में श्रीलाल जी की जो है, आप ये देखिए कि उनकी पूरी रचना में स्त्री पात्र तो होते नहीं एक तो, और जहाँ भी होते हैं वो नक्शिक पर वर्णन है उनका, मतलब हर किताब में।
वहाँ पे पहली बार जो है विश्रामपुर में आके एक लड़की जो है स्त्री पात्र है जो गुजरात के एफ्लुएंट फैमिली से बहुत, और वहाँ आके वो ग्रामदान हुआ और वहाँ काम कर रही है, तो उसकी फटी हुई बीवाइयाँ देखी श्रीलाल जी ने, कुछ और नहीं देखा। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि राग दरबारी का तर्पण है जो है ये विश्रामपुर का संत, और वैद्य जी की आत्मा को जो है वहाँ पे जाके शांति मुक्ति मिली होगी। वो तो मुझे लगता है ब्रह्म पिचासी बने होंगे जिस तरह के वो किरदार थे। तो जयंती प्रसाद सिंह की जो आत्महत्या है, जो मतलब वो आत्महत्या में एक बहुत चीज़ों का रिडम्पशन है मेरे हिसाब से, उस क्लास का भी रिडम्पशन है जिसको श्रीलाल जी जो बहुत जिसका विरोध करते थे और उसको बरतते थे, दोनों स्तरों पे ये चीज़ें चलती हैं, वहाँ आके उन्होंने भी मुक्ति पाई है। अब ये देखिए कितनी जटिल कहानी है कि एक लोलुप व्यक्ति जो 80 साल का जो है, ख़त्म हो रहा हो तो मुझे बता दीजिएगा क्योंकि माइक तो माया मोहिनी है, आपको पता। जी जी, ख़त्म हो रहा है ना। हाँ, तो मैं बात समाप्त करता हूँ सिर्फ इस बात पे एक छोटा सा उदाहरण देके कि अकीरो कुरोसावा जो फिल्म मेकर हैं, उन्होंने ड्रीम्स करके बड़ी छोटी छोटी फिल्में बनाई हैं, और छोटी फिल्मों में की सीरीज़ में एक फिल्म है उनकी जो है वैन गॉग पे। अगर आप यूट्यूब पे जाएंगे तो आपको मिल जाएगा। वो होता ही है कि एक प्रदर्शनी लगी है और पेंटिंग के रास्ते वो एक नौजवान जो है जो कुरोसावा खुद है वो वैन गॉग की दुनिया में दाखिल होता है और वो घूमता हुआ आता है और फिर आके वो हेड्स ऑफ करता है हमको जो है वैन गॉग को। तो मैं अगर विश्रामपुर में नहीं गया होता अगर, तो मैं श्रीलाल जी को मैं एक वन बुक वंडर, और वन बुक भी जिसमें बहुत सारे सवाल हैं, लोकप्रियता तो उसकी बेहिंदा है, मानता है। विश्रामपुर पे आके मैं ये कहता हूँ, मैं ये मानता हूँ कि वाकई बहुत बड़े लेखक थे और मैं उनको प्रणाम करता हूँ, और बाकी जो उनके असंख्य करोड़ों पाठकों को भावनाओं की जो चोट पहुँची उसके लिए मैं माफ़ी भी मांगता हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मन में भी बहुत सारे सवाल होंगे तो लंच में आप बात कर सकते हैं, और इस मंच से ये सत्र जो है श्रीलाल शुक्ल पर बातचीत का हम यहीं पे समाप्त करते हैं। राकेश कायस्थ, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इस सुंदर सार्थक बातचीत के लिए राकेश कायस्थ जी को और श्रद्धा जी को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आइए तो राकेश कायस्थ जी को स्मृति चिन्ह भेंट कर रेखा जी सम्मानित करेंगी। मैं उन्हें आमंत्रित करता हूँ स्मृति चिन्ह भेंट करने के लिए। यही है।